हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कोस्ट ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो आज हम बात करेंगे कोस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और रेम्यूनरेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज की। कोस्ट ऑडिट क्या होता है, कब कोस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किसको करने होते हैं, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है मेरा, अगर किसी ने ना देखा हो तो वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकता है, या फिर मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां भी देख सकते हैं क्या क्लिक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कंपनी को एक कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होता है जब वो एक लिमिट क्रॉस कर देती है, यानी एक टर्नओवर की जब लिमिट क्रॉस होती है तो उसको कोस्ट ऑडिट कराना होता है। तो कंपनी के अगर खुद का अपना एक ऑडिट कमेटी है, अगर कंपनी की ऑडिट कमेटी है तो ये ऑडिट कमेटी जो है कंपनी को रिकमेंड करती है कि वो कोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर ले। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं कोस्ट ऑडिटर्स को। उसके लिए कोस्ट ऑडिटर जो है वो इंटीमेट करता है कंपनी को, एक रिटन कंसेंट देगा अपनी और एक सर्टिफिकेट देता है। सर्टिफिकेट में कुछ बातें लिखी होती है, जैसे कोस्ट ऑडिटर जो है वो एलिजिबल है फॉर द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालीफाइड नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट। कोस्ट ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है जो भी क्राइटेरिया है सेक्शन 141 के अंदर। कोस्ट ऑडिटर जो है वो उसका अपॉइंटमेंट है विद इन द लिमिट हो रहा है, मतलब 90 डेज के अंदर हो रहा है। लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कोस्ट ऑडिटर, यानी कोस्ट ऑडिटर के अगेंस्ट कोई कार्रवाई है उसकी लिस्ट, अगर पेंडिंग पड़ी है कोई कार्रवाई विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ द कंडक्ट तो उसके बारे में भी सर्टिफिकेट के अंदर होता है। तो कोस्ट ऑडिटर जो है वो अपनी एक रिटन कंसेंट देगा और एक सर्टिफिकेट दे देता है कंपनी को अपॉइंटमेंट से संबंधित। तो कंपनी अपॉइंट कर लेती है कोस्ट ऑडिटर को, अगर वो सेटिस्फाई होती है टर्म्स कंडीशन से तो वो अपॉइंट कर देती है। और इस अपॉइंटमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो आरओसी के पास जाती है CRA 2 के अंदर, यानी कंपनी इंटीमेट करेगी आरओसी को। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, फॉर्म CRA 2 के अंदर कंपनी को आरओसी को इंटीमेट करना होता है विद इन 180 डेज और विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी बोर्ड मीटिंग के होने के 30 दिन के अंदर या फिर 180 दिन के अंदर कंपनी को इंटीमेट करना होता है आरओसी को कोस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए। कोस्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 180 दिन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 180 दिन के अंदर या 180 दिन तक वैलिडिटी होगी, या फिर टिल ही सबमिट्स कोस्ट रिपोर्ट, या जब तक वो कोस्ट रिपोर्ट सबमिट करता है विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले होगा, ये उसकी वैलिडिटी होती है ऑडिट के लिए। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी को ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं कोस्ट ऑडिटर को, कोस्ट ऑडिटर इंटीमेट करता है, अपनी रिटन कंसेंट देगा, एक सर्टिफिकेट देता है वो, उसके रिगार्डिंग कंपनी जैसी अपॉइंटमेंट होता है कोस्ट ऑडिटर का तो वो आरओसी को इंटीमेट करती है CRA 2 के अंदर कि हमने अपॉइंटमेंट कर लिया है, टाइम है 180 दिन या फिर 30 दिन फ्रॉम बोर्ड मीटिंग। और जो अपॉइंटमेंट होता है कोस्ट ऑडिटर का वो होता है कोस्ट ऑडिट के लिए। कोस्ट ऑडिट होता है कोस्ट रिकॉर्ड का। कोस्ट रिकॉर्ड कब मेंटेन करना होता है, कब इसकी क्या लिमिट है, कोस्ट ऑडिट कब होता है, क्या लिमिट है, वो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो मेरा अलग से। तो कंपनी जो है उसको 180 दिन के अंदर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कंपनी को 180 दिन के अंदर फाइनेंशियल ईयर जैसे स्टार्ट हुआ तो उससे 180 दिन के अंदर ही कंपनी को कोस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना होता है। जैसे अपॉइंटमेंट हुआ वो आरओसी को इंटीमेट कर देगी CRA 2 के अंदर कि हमने अपॉइंटमेंट कर लिया है। 180 दिन का टाइम होता है उनके पास, या फिर 30 दिन, जैसे बोर्ड मीटिंग हुई उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट करना होता है कंपनी को। उसकी फीस भी होती है अलग से, वो डिपेंड करती है कैपिटल के हिसाब, कैपिटल कंपनी का कितना है उस पर डिपेंड करती है कितनी फीस उसको पे करनी होती है आरओसी को फॉर्म के साथ। तो सवाल अब ये है कि जैसे ही ऑडिट खत्म होगा, कोस्ट ऑडिटर का काम खत्म हुआ यानी ऑडिट हुआ, तो वो 180 दिन के अंदर उस कोस्ट रिपोर्ट को सबमिट कर देगा कंपनी को, और कंपनी जो है उस कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट को भेज देगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
विद इन 30 days इन CRF4 फॉर्म है, उसके अंदर कंपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देती है जैसे ही उसको मिलेगा। तो अगर कॉस्ट ऑडिटर अगर चाहे तो वो अपने टर्म से पहले भी, मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, वो रिमूव किया जा सकता है। यानी कॉस्ट ऑडिटर का जो टर्म है, जो टाइम है ऑडिट का, अगर वो कंपनी चाहे तो उसको उससे पहले भी रिमूव कर सकती है, हटा सकती है। मतलब अगर बोर्ड मीटिंग, उसके लिए एक बोर्ड मीटिंग होगी आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी पहले तो कॉस्ट ऑडिटर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कुछ बोलने की, अपनी सफाई रखने की। अगर वो उसमें सफल नहीं हो पाया, अपनी बात साफ नहीं कर पाया, तो कंपनी चाहे तो उसको 180 दिन से पहले ही रिमूव कर देगी ऑडिट के लिए, मतलब ऑडिट नहीं करवाएगी कंपनी उससे। तो कॉमन सी बात है, जैसे रिमूवल होगा तो रिक्वायरमेंट होगी ऑडिटर की। तो ऐसे केसेस में जिस कंपनी जब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, अगर किसी कॉस्ट ऑडिटर को वो टर्म से पहले ही वो रिमूव कर देती है, वो हटा देती है, यानी रिजाइन कर देना, तो ऐसे केसेस में रिक्वायरमेंट होती है कैजुअल वैकेंसी की। भाई टेम्परेरी वैकेंसी तो करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी, क्योंकि ऑडिट तो करवाना है। तो उसके लिए कंपनी जो है वो अपॉइंटमेंट करती है ऑडिटर का, और 30 दिन के अंदर फॉर्म CRA2 के अंदर वो इंटीमेट कर देती है ROC को, कैजुअल वैकेंसी की हमने कैजुअल वैकेंसी फुलफिल कर ली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक कॉस्ट ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होती है। कॉस्ट ऑडिटर जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। कॉस्ट ऑडिटर जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। अब सवाल ये सर कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में हो, यानी होल टाइम प्रैक्टिस में हो, और जिसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट हो प्रैक्टिस का अंडर द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959। और कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो या तो एक उनकी खुद की फर्म होगी या एक LLP भी हो सकता है। तो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो सिंपली कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए जिसके पास खुद की अपनी वैलिड सर्टिफिकेट हो, होल टाइम प्रैक्टिस की अंडर द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959। ये जो सब गवर्न होता है ये होता है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 14 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी की जगह पे दिया है डिस्क्वालिफिकेशंस, क्योंकि क्वालिफिकेशन में तो क्या बोला कि कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट हो, जो होल टाइम प्रैक्टिस करता हो। तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई कि फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज कॉस्ट ऑडिटर्स। तो ये है एलिजिबिलिटी। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट LLP को छोड़ के ऑडिटर नहीं हो सकती, यानी कॉस्ट ऑडिटर की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई ऑडिटर यानी स्टैच्यू ऑडिटर जो अपॉइंट है सेक्शन 139 के अंदर, वो भी कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी वो स्टैच्यू ऑडिटर है। कंपनी का कोई ऑफिसर है, कोई एम्प्लॉय है, वो भी कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। कोई पार्टनर है, कोई गारंटर है, कोई रिलेटिव्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है कंपनी में किसी बड़े ऑफिसर्स का, या कोई कन्विक्टेड बाय कोर्ट है, कोई मतलब कोई जिसको पे कोई केस चल रहा है, या कोई इंटेंडेड है मतलब किसी ने कंपनी को ऋण दे रखा है, लोन दे रखा है, वो बंदा है, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। कोई पर्सन या फर्म जिसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, वो भी कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। ये सब डिफाइन कर रखा है सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 एंड 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैं मोटा मोटा आपको बोल देता हूँ कि कंपनी को अपॉइंटमेंट करनी होती है कॉस्ट ऑडिटर की। तो कंपनी की ऑडिट कमेटी है तो वो रिकमेंड करती है कंपनी को कि आप कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की कार्रवाई शुरुआत कर देते हैं। तो कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर के जैसे अपॉइंटमेंट शुरू होता है तो कॉस्ट ऑडिटर जो होता है वो एक रिटन कंसेंट देता है अपनी कि मैं ऑडिटर बनना चाहता हूँ, आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, और एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसमें उसमें लिखा होता है कि कॉस्ट ऑडिटर जो है वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है अपॉइंटमेंट की, उसके अंदर वो सेटिस्फाई कर रहा है जो भी
क्राइटेरिया होता है सेक्शन 140 अंदर के अंदर अपॉइंटमेंट जो हो रहा है विद इन द लिमिट हो रहा है, कोई कार्रवाई है उसको भी उसके बारे में बताया जाता है। और कोस्ट ऑडिटर जो है उसका जो वैलिडिटी होती है वो 180 दिन होती है फ्रॉम दी क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और टिल ही सबमिट्स द कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो। जैसे ही कोस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो कंपनी को जो है 180 दिन के अंदर या फिर विद इन द 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग कंपनी को इंटीमेट करना होता है आरओसी को। आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज, फॉर्म CRA2 के अंदर कंपनी बोलती है कि हमने अपॉइंटमेंट कर लिया है कोस्ट ऑडिटर का। और कंपनी को ये प्रोसेस जो करना होता है अपॉइंटमेंट का, ये 180 दिन के अंदर करना होता है अपॉइंटमेंट। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा कंपनी 180 दिन के अंदर यानी 6 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट कर लेती है कोस्ट ऑडिटर का। अपॉइंटमेंट होते ही वो आरओसी को इंटीमेट कर देती है CRA2 के अंदर। और जैसे ही कोस्ट ऑडिट खत्म होगी तो ऑडिटर जो होता है वो अपनी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है कंपनी को 180 दिन के अंदर। और जैसे ही कंपनी को ये रिपोर्ट मिलेगी कंपनी को 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सबमिट करनी होती है CRA4 के अंदर। उसके बाद है अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है, देखो मैंने आपको बताया कि कोस्ट ऑडिटर को देखो टाइम से पहले भी हटाया जा सकता है कंपनी द्वारा। अगर कंपनी पहले ही उसको रिमूव कर देती है यानी उसका रेजिग्नेशन ले लेती है उसको बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, तो ऐसे केसेस में होता है कैजुअल वैकेंसी। 30 दिन के अंदर वो वैकेंसी फुलफिल करनी होती है कैजुअल, CRA2 के अंदर इंटीमेट करना होता है कंपनी को। क्वालिफिकेशन की बात की मैंने आपको बताया कि कोस्ट अकाउंटेंट जो है वो कोस्ट ऑडिटर हो सकता है। कोस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में हो, होल टाइम प्रैक्टिस में हो, जिसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट हो प्रैक्टिस की अंडर द कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959। कर लेते हैं रेम्यूनरेशंस की। रेम्यूनरेशन को डिफाइन कर रखा है रूल 14 के अंदर कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। तो यहाँ पे देखो कंपनी की अगर ऑडिट कमेटी है, अगर कंपनी की कोई अपनी खुद की ऑडिट कमेटी है तो वो रिकमेंड कर देती है रेम्यूनरेशंस के लिए। तो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अप्रूव कर देते हैं रेम्यूनरेशंस और साथ साथ में शेयर होल्डर भी उसको रेटिफाई करते हैं, मतलब वो भी अपनी पुष्टि करते हैं, अपना अथोराइज करते हैं वो भी साथ साथ। अगर कंपनी की ऑडिट कमेटी नहीं होती तो ऐसे केसेस में शेयर होल्डर ही सिर्फ अथोराइज करते हैं रेम्यूनरेशन कितना पे करना होता है। उसके बाद बात करते हैं राइट्स ऑफ कोस्ट ऑडिटर्स की कि एक कोस्ट ऑडिटर के पास क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए तो वो आया ही है तो वो एक्सेस कर सकता है, वो देख सकता है, छानबीन कर सकता है। राइट टू इंक्वायरी, वो इंक्वायरी कर सकता है। राइट टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम द कंपनीज ड्यूरिंग ऑडिट, ऑडिट के दौरान वो चाहे तो असिस्टेंट यानी हेल्प ले सकता है कंपनी से, वहाँ के एम्प्लॉय से, ऑफिसर से। राइट टू विजिट ब्रांच ऑफिस, वो चाहे तो उसके अधिकार होता है कि वो ब्रांच ऑफिस में विजिट कर सकता है, फैक्ट्रीज में जा सकता है, अगर उसको लगता है नेसेसरी है तो जा सकता है। राइट टू रिसीव नोटिस, नोटिस रिसीव करने का उसके पास राइट होता है। राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग अटेंड करने का उसके पास राइट होता है। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशंस रिसीव करने का उसके पास अधिकार होता है। राइट टू टेक टेक्निकल लीगल एडवाइस इफ नेसेसरी, टेक्निकल लीगल एडवाइस अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो उसका भी उसको राइट होता है कि वो उसकी ले सकता है अगर जरूरत पड़े तो। फिर राइट टू रिसीव कोस्ट रिकॉर्ड्स, यानी वो कोस्ट रिकॉर्ड्स ले सकता है कंपनी से टाइम लिमिट के अंदर, वो चाहे तो उसके पास राइट होता है। राइट टू सर्टिफाई कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सर्टिफाई करने का भी उसके पास अधिकार होता है। एंड सेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंपनी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक कोस्ट ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या उसकी ड्यूटीज होती है। सबसे पहले टू सबमिट कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जो कोस्ट ऑडिटर होता है वो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अलॉन्ग विद द क्वालिफिकेशन सजेशन इफ एनी और ऑब्जर्वेशन इन CRA3 फॉर्म के अंदर वो कंपनी को, जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपनी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देता है। उसके बाद टू रिपोर्ट फ्रॉड इफ एनी कमिटेड बाय द कंपनी, कोई फ्रॉड कर रखा है कंपनी तो उसकी भी रिपोर्ट कर देता है, उसके पास उसकी ड्यूटी है ये भी। टू कंप्लाई कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना, उनको एक तरह से फॉलो करना, ये भी ड्यूटी होती है। टू मेंशंस इन कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कोस्ट अकाउंट्स, यानी कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो कोस्ट अकाउंट से संबंधित है उनको मेंशन करना, उनके बारे में बताना। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एरर्स ओमिशन कमीशन, जो भी एरर्स कमीशन ओमिशन होते हैं उनके रिकॉर्ड्स को रखना टाइप उसके पास, ये भी उसकी ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टू फॉलो द कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कंपनी की पॉलिसीज प्रोसीजर को फॉलो करना, ये भी ड्यूटी है उसकी।
टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल एथिक्स या कोड। जो भी इंस्टीट्यूट के जो ICWI अभी जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो गया है नाम उसका, तो उसके जो अपने खुद के एक कोड होते हैं, एथिक कोड होते हैं, प्रोफेशनल कोड होते हैं, उनको फॉलो करना, उनका अनुसरण करना, उसके हिसाब से रिपोर्ट प्रोवाइड करना, ये भी उसकी ड्यूटी है कॉस्ट ऑडिटर्स की। तो ये टॉपिक बड़ा ही छोटा सा टॉपिक था और मैंने सिंपली थोड़ा जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।